गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज मैं 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर मोशन जो अभी चल रहा था आपके क्लास में उसका एक शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। आप इस वीडियो को देख करके चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन यानी कि गति। डेफिनेशन वगैरह पर चर्चा नहीं करेंगे। शॉर्ट रिवीजन का मतलब सिर्फ मुख्य पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये बताया गया था कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। उससे पहले ये भी आप जाने थे कि पिछले चैप्टर में सदिश क्या होते हैं। यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी उत्पन्न राशि और आधारभूत राशि, उसके मात्रक, बीमा, ये सब बता दिए जा चुके हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं दूरी पे। इधर पहला लाइन, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा पॉइंट है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं होती है। कोई भी वस्तु यदि चल रहा है तो दूरी कभी शून्य हो ही नहीं सकता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट है दूरी का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। चौथा पॉइंट, चाल एक अदिश राशि है और चाल का एसआई मात्रक प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल और दूरी के बारे में इधर समझ गए। अब इस साइड में आते हैं तो इस साइड्स में देखिए पहला पॉइंट्स लिखा हुआ है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन का कंपैरिजन साथ में हो गया। इधर बोले थे कि दूरी एक अदिश राशि है, इधर बोल रहे हैं दूरी एक सदिश राशि है। इधर बोले थे वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं होती है, लेकिन इधर दूसरा पॉइंट है कि वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन शून्य भी हो सकता है। विस्थापन माइनस में भी होता है, विस्थापन प्लस में भी होता है, शून्य भी होता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता था और विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। चाल एक अदिश राशि था इधर, तो इधर में देखिए वेग एक अदिश सदिश राशि है क्योंकि वेग में दिशा होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड था तो वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। किसी वस्तु का वेग शून्य हो सकता है लेकिन चाल जब रुक जाएगा तब शून्य होता है। किसी वस्तु का वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन चाल कभी माइनस में नहीं होता है। तो ये दूरी, विस्थापन, वेग और चाल के बारे में मैंने बताया। चाल बराबर फार्मूला आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बटा समय। 9th में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और यदि वेग की बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अच्छा, दूरी और समय, समय तो एक अदिश राशि है ही, दूरी भी अदिश राशि है। तो अदिश और अदिश का जो डिवीज़न करेंगे हम लोग, यानी उसका जो भागफल होगा वो भी एक अदिश राशि होगा, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। यहाँ पे देखिए वेग, तो वेग में विस्थापन आया है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि होता है। यहीं से आप लोग इसका मात्रक लिख सकते हैं कि दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल का मात्रक। और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो गया विस्थापन का भी। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नोटेबल पॉइंट लिखा हुआ है सेकेंड पेज में, देखिएगा। पहला है कि जिस राशि में, तो पॉइंट हमको थोड़ा जूम करके दिखा दें। लिखे हैं कि जिस राशि में व या ब लगा रहे वो लगभग सदिश राशि होता है। लगभग का मतलब जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन अधिकांशतः वो सदिश राशि होते हैं। जिसमें भी व आ गया या जिसमें भी ब आ गया, ठीक है, और जिसमें व या बा नहीं आएगा वो लगभग अदिश राशि होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है दूरी, तो दूरी में ब या व नहीं आ रहा है इसलिए अदिश राशि है। विस्थापन, तो विस्थापन में व आ रहा है इसलिए सदिश राशि है। चाल, तो चाल में व या बा नहीं आ रहा है इसलिए अदिश राशि है। त्वरण, तो त्वरण में व आ गया इसलिए सदिश राशि है। बल बोलें तो बल में बा आ गया इसलिए सदिश राशि है। आयाम, आयाम में व या बा नहीं आया इसलिए अदिश राशि है। इस तरह से और भी राशियाँ आप सब छाट सकते हैं जितने भी पढ़े हैं आप भौतिक राशियों के बारे में। नोट करके 2 पॉइंट और लिखे हैं कि विद्युत विभव और विद्युत धारा। तो विद्युत विभव में भी और विद्युत धारा में भी वह आ रहा है, लेकिन ये दोनों अदिश राशि है, तो ये एक्सेप्शनल हो गया, अपवाद में हो गया।
इसलिए बोला गया था कि लगभग होता है, यानी कि हमेशा होता है। इधर का पॉइंट्स देखें। चाल के प्रकार और वेग के प्रकार मैंने आपको बताया था, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट्स वाला पार्ट्स था वो ये था, औसत चाल और औसत वेग। इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी मैं बनवाया था आपको। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी वस्तु द्वारा टोटल कितनी दूरी तय की गई और कितना समय लिया गया, उसके अनुपात को औसत चाल बोलते थे। उसी तरह कुल विस्थापन में यदि कुल समय से डिवाइड करें तो वो औसत वेग का मान देता है, यानी औसत वेग चाहिए तो विस्थापन और औसत चाल चाहिए तो कुल दूरी का हम लोग सहारा लेंगे। त्वरण में भी आप पढ़े थे कि त्वरण कैसे निकलता है, तो वेग में परिवर्तन जो होता है समय के साथ उसी को त्वरण बोलते हैं, इसलिए वेग में परिवर्तन बाय समय त्वरण हो जाता है। तो त्वरण का फार्मूला हो गया वेग में परिवर्तन का मतलब, मान लीजिए कि अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग जब चलना शुरू किया था तो u था और लिया गया समय तो t, तो v माइनस यू बाई टी यही हमारा त्वरण का फार्मूला हो जाएगा, यानी a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो ये आपका त्वरण का फार्मूला हो जाता है। और यहीं से इसका मात्रक लिख सकते हैं कि ऊपर जो है वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे सेकेंड समय का सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। त्वरण भी एक सदिश राशि है और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग चैप्टर को देखते जाइएगा, तुरंत रिवाइज हो जाएगा 5 मिनट में। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा कि a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, t लिया गया समय है और a उस वस्तु का त्वरण है। इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डील होंगे। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु विराम से चलना शुरू करता है तो उसका प्रारंभिक वेग यानी स्टार्टिंग का वेग को 0 माना जाता है, कि u जो है वो 0 होगा। और यदि कोई वस्तु अंत में चल करके रुक जाता है, इसका मतलब वेग 0 हो गया, चाल 0 हो गया, तो उसका अंतिम वेग यानी भी 0 होता है। और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, यानी कि वेग उसका कभी बदल ही नहीं रहा है, चाल का मान कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि उस वस्तु में त्वरण नहीं है, यानी त्वरण का मान 0 है। क्लियर है यहाँ तक। और अंतिम पॉइंट है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। तो जब त्वरण शून्य हो गया तो उसको एक समान वेग बोले, और जब त्वरण धनात्मक है तो इसका मतलब कि वस्तु का स्पीड एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है। और जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब वस्तु का स्पीड लगातार घटता जा रहा है, यानी कि मंदन की स्थिति आ रही है, धीरे धीरे वस्तु जाकर रुक जाएगा। तो इसी को मंदन या डिसेलरेशन कहते थे। क्लियर है यहाँ तक। इधर आइए राइट साइड में। राइट साइड में हमने गति के समीकरण को लिखा है। अपने तीनों गति का समीकरण पढ़ा था। पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और तीसरा था दूरी सूत्र s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कौन क्या क्या है यहाँ पे सब कुछ आपको पता है। a त्वरण होता है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय होता है, s वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। और ये जो चौथा नंबर फार्मूला लिखा गया है, इसको हमने बाद में ड्राइव किया था आपको, कि किसी वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में या tवें सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा। तो हमने nवें सेकेंड में निकाला था ऐसे, एस एन इज इक्वल टू n मतलब nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, तो आया था u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। यहाँ हमने n मान के चला था सेकेंड को, और यहाँ ये tवें सेकेंड की बात कर रहा है, इसलिए t लिख दिया है n की जगह पे। तो फार्मूला सिर्फ वही है, सिर्फ सिंबल बदल गया। तो ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए चारों फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी, कि कोई वस्तु का मोशन स्ट्रेट लाइन में यानी हॉरिजॉन्टल ना होकर के वर्टिकल हो रहा है, यानी धरती से सीधा ऊपर जा रहा है या धरती से सीधा नीचे आ रहा है, तो उस केस में मोशन का इक्वेशन क्या क्या होगा। तो देखिए उस केस में मोशन का इक्वेशन हो जाता है v इक्वल टू, जो वहाँ u प्लस ए टी पढ़े थे, यहाँ u प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि त्वरण नीचे की तरफ लगता है। धरती किसी भी वस्तु को g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींचती है, जहाँ g का मान होता है कितना, तो 9.8 या लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उसी तरह दूसरा इक्वेशन चेंज कर जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। h का मतलब a कि h के जगह पे s हो गया, s मैंने तय की गई दूरी, तो यहाँ ऊंचाई की बात है इसलिए s के जगह पे h लिख देंगे हम लोग, या s भी लिख सकते हैं आप। और तीसरा हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो तीसरा फार्मूला हो गया h इक्वल टू ut प्लस हाफ पे टी स्क्वायर, यानी हाफ जी टी स्क्वायर। और nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, तो वहाँ sn था या st था, यहाँ पे हो जाएगा ht, तो ht बराबर u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1। ये फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वस्तु का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की तरफ फेंके हैं, तो उसमें जो जी लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। मोशन हो रहा है ऊपर, मोशन का डायरेक्शन है ऊपर, और हमारा जी का जो मान है वो लग रहा है नीचे, यानी धरती उसको खींचेगी नीचे। तो यहाँ पे जो जी का मान है, नहीं हम लोग 9.8 या 10 रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, उसको माइनस में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जी माइनस का काम करेगा, यानी कि मंदन का काम करेगा, डिसलरेशन का काम करेगा। लेकिन यदि वस्तु कोई ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और धरती भी उसको नीचे की तरफ खींचती है, यानी जी भी नीचे की तरफ और मोशन भी नीचे की तरफ, इसका मतलब कि इसके स्पीड को कंटिन्यू ये बढ़ाएगा, तो जी यहाँ एक्सेलरेशन का काम करेगा, यानी जी का वैल्यू हम लोग यहाँ प्लस में रखेंगे। क्लियर है? एक्सेलरेशन यदि मोशन के डायरेक्शन में है तो प्लस में लिया जाता है, एक्सेलरेशन यदि मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है तो उसको माइनस में लिया जाता है। ये आप पहले से जानते हैं, वही चीज़ यहाँ नोट में लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुख्य रूप से यही था चैप्टर में, और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग अगले दूसरे टॉपिक में रिवाइज करवाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप फटाफट उसको देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ से के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं? ढलान मतलब स्लोप। ग्राफ आपको पढ़ाया था कि चाल समय ग्राफ यदि खींचा जाए, चाल और समय के बीच में हम लोग ग्राफ खींचें, चाल मतलब भी, समय मतलब टी, तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा, सपोजेड ग्राफ ऐसा है, तो इसका जो ढाल देगा वो क्या देता है? तो हमेशा त्वरण देता है। आंसर बीच में टिक किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बगल में लिखा हुआ है कि विस्थापन समय ग्राफ से हमको वेग मिलता था, विस्थापन बटा समय होता है, और दूरी समय ग्राफ से चाल मिलता था। तो चाल समय ग्राफ से क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। देखिए तीनों चीज़ यहाँ डिस्कस हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उसकी गति होती है। यानी बराबर बराबर समय में बराबर बराबर दूरी जा रही है, एक सेकंड में इतना गया तो दूसरे सेकंड में फिर उतना गया, तीसरे सेकंड में फिर उतना गया, चौथे सेकंड में फिर उतना गया। इसका मतलब कि उसका जो चाल है या वेग है वो बदल नहीं रहा है, यानी कि वो एक समान गति से मोशन कर रहा है, इसलिए उसको एक समान गति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है और उसके त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। विरामावस्था से चल रहा है, इसका मतलब श्योर हो गया कि यू का वैल्यू 0 है, और त्वरण ए दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है, यू 0 है, ए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी बराबर 10 सेकंड है। तो इसी 10वें सेकंड का दूरी निकालना है हमको। तो 10वें सेकंड का दूरी निकालने के लिए nवें सेकंड के फार्मूला वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें लिखे थे एस टी इक्वल टू यू प्लस 1/2 इंटू 2t माइनस 1, और इंटू में था ए, या a/2 ऐसे कर दीजिए। अब इसमें सारा फार्मूला रख दीजिए, जो वैल्यू है उस पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा आंसर 95। तो आंसर हो गया 95 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। 4th नंबर में, एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है और ब्रेक लगने पर 121 मीटर दूरी चल करके रुक जाती है। तो आपको बताना है कि विरामावस्था आने में समय कितना लगेगा। सपोज कीजिए कि रेलगाड़ी अभी यहाँ पे है और यहीं पे रेलगाड़ी ने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद ये इतना दूर जा करके यहाँ पे रुक गया। तो आपको बताना ये है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, यानी कि टी बराबर वाट, यही हमको निकालना है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे वस्तु था तो उसका स्पीड u, और यहाँ पे जाकर रुक गया तो v हो गया 0, और u कितना से जा रहा था? तो 11 मीटर प्रति सेकेंड से। तो u है 11 मीटर प्रति सेकेंड और v हो गया 0, t निकालना है। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, 121 मीटर दूर जाके रुका है, इसका मतलब कि यहाँ से वहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है कि जो वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया था यहाँ तक पहुँचा तो 121 मीटर की दूरी तय किया। तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हमको s दिया हुआ है, u भी मालूम है, v भी मालूम है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? a मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और फिर हम लोग यूज़ करेंगे दूसरा फार्मूला जो ऊपर में लिखा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें v रखेंगे, u रखेंगे, a रखेंगे, तो t का मान मिल जाएगा 22 सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? आप लोग सब बनाइएगा ये सब कॉपी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5वां नंबर कि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। वस्तु का वेलोसिटी दुगना कर दीजिए। मान लीजिए कि जा रहा है 10 के स्पीड से, तो उसको आप कर दीजिए 20 के स्पीड से, तो उसको रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। रोकने की सापेक्ष दूरी करने का मतलब ये हुआ कि कितना दूरी तय करने के बाद वो जाकर के रुक जाएगा। तो आप जब वेलोसिटी को बढ़ाइएगा तो उसका जो दूरी तय करने का क्षमता होगा वो 4 गुना बढ़ जाता है। यानी कि ये 10 से 20 हुआ, 2 गुना हुआ, तो 4 गुना दूरी बढ़ जाता है। 6 नंबर, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 5 सेकेंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या था? एक समान त्वरण से चल रहा है, मतलब कि त्वरण सेम है, बदलता नहीं है। 10 मीटर प्रति सेकेंड से हो गया इसका स्पीड 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड यू था, 20 मीटर प्रति सेकेंड भी है। समय लिया 5 सेकेंड। तो हमने ए बराबर फार्मूला लगा दिया v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हमारा त्वरण मिल गया कितना? 2 मीटर प्रति सेकेंड। जब त्वरण मिल गया हमको तो पूछ रहा है कि 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग कितना था। तो 2 सेकेंड पूर्व का मतलब हो गया t बराबर -2। क्लियर है? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला में रख देंगे, v प्लस ए टी। तो इस फार्मूले में देखिए जैसे कि यहाँ रख कर दिखाया हुआ है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी की जगह पे हम लोग -2 रखेंगे और v हमको निकालना है। u मालूम है 10 मीटर प्रति सेकेंड, कैलकुलेट करके आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। 7वां क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड है। 50 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर उसे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? अच्छा, विरामावस्था से चलना शुरू किया मतलब यू 0 है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए बराबर 5। 50 मीटर प्रति सेकेंड वेग प्राप्त किया यानी v हो गया 50, और प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। तो हमको s निकालना है कि s कितना होगा। क्लियर है? तो v बराबर फार्मूला हम लोग लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें वैल्यू रखेंगे, v का दिया हुआ है, u का दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको s मिल जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो s का वैल्यू मिलेगा। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 250 मीटर, वही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, ऊपर की तरफ फेंका गया वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से, यू हो गया 10, और वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। यानी कितना ऊपर तक पहुंचेगा ये बताना है। जी नीचे की तरफ लगता है यानी कि हो जाएगा -10, और जब ऊपर पहुंचेगा तो जाकर के स्पीड हो जाएगा इसका 0। तो आपको h बताना है कि ये h कितना है। तो सब कुछ मालूम है, h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लगा देंगे फार्मूला, उससे भी निकल जाएगा। या तो पहले v इक्वल टू यू प्लस AT लगा करके समय निकाल लीजिए कि जाने में कितना समय लगता है, तो फिर u प्लस AT स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइएगा। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी का वैल्यू माइनस में रखेंगे क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ जा रहा है, जी नीचे की तरफ लगता है। तो यहाँ से जी का मान हम लोग निकाल करके टी का मान निकाल लिए हम लोग 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड में चला जाएगा ये मैक्सिमम हाइट पे। अब जब समय हो गया 1 सेकेंड तो फिर हम लोग लगाएंगे फार्मूला h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपका मिल जाएगा h का वैल्यू 5 मीटर, यानी 5 मीटर ऊपर जा करके ये फिर वापस लौटने लगेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में आ जाइए बच्चे। एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है। फिर ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, कितना से? तो 100 मीटर प्रति सेकेंड, यू हो गया 100। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। अच्छा, जहाँ से गति प्रारंभ किया उसी बिंदु पर लौटने में कितना समय लगेगा? तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। तो आप जाने का समय निकाल लीजिए, तो ऊपर गया होगा v हो गया होगा 0, यानी यहाँ से आपको t निकाल देना है, और g का मान तो हो जाएगा -10। -10 मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, तो t निकाल दीजिए यहाँ पे। पहला फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस AT से, v इक्वल टू यू प्लस GT से। यहाँ g का वैल्यू -10 रखेंगे, v यू मालूम है, v हो गया 0, यू हो जाएगा 100, g की जगह -10,
इसका मतलब टी का वैल्यू हो गया 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ऊपर जाएगा और फिर लौटने का समय निकाल देंगे तो 10 सेकेंड में नीचे आएगा, यानी 20 सेकेंड। और यदि आप जी का वैल्यू एक्चुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जी का वैल्यू 9.8 रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यही होता है, अप्रॉक्स में हम लोग 10 लेके मान लेते हैं। तो 9.8 रख के बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20.4 सेकेंड। और 10वें नंबर क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है। यदि वह इतना सेकेंड में 62.8 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है तो मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, हम लोग जानते हैं। तो कुल दूरी पहले आप निकाल लीजिए कि ये कितना तय करती है। 100 मीटर की त्रिज्या दिया हुआ है तो एक चक्कर में कितना तय करेगा, तो जितना इसकी परिधि होगा, परिधि कितना होता है तो 2πr, तो एक चक्कर की ये दूरी हो जाएगा। और यदि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है पहले ये निकाल लीजिए। और 62.8 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है, दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। 62.8 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है तो मोटरसाइकिल की औसत वेग क्या है। तो कुल दूरी में 62.8 से डिवाइड कर देना है, यानी 2πr में 62.8 से डिवाइड कर देंगे, औसत चाल मिल जाएगा। आर दिया हुआ है 100 मीटर, आर की जगह 100 रख दीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 रख लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, आपका 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण क्या होगा। अब जब एक समान वेग से चल रहा है मतलब वेग बदल ही नहीं रहा है तो त्वरण होगा उसमें, क्या जी त्वरण होगा, तो त्वरण उसका 0 हो जाएगा। तो ये आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।